हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गमन स्टडी। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मोहम्मद गौरी के संदर्भ में। इससे पीछे हमने दो वीडियोस और बना लिए हैं जिसमें मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गजनवी के संदर्भ में हमने पढ़ लिया है। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मोहम्मद गौरी के संदर्भ में। यानी आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के संदर्भ में हमारा टॉपिक रहने वाला है जिसमें मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत पर आक्रमण किया जाता है उसके बारे में। तो मोहम्मद गौरी कौन था? मोहम्मद गौरी एक छोटे से प्रदेश गौर प्रदेश का एक सेनापति हुआ करता था और इसका जो बड़ा भाई था वो गयासुद्दीन, वो यहाँ पे सुल्तान था। यानी मोहम्मद गौरी कहाँ का था? एक छोटे से प्रदेश गौर प्रदेश का रहने वाला था। गौर प्रदेश कहाँ पे पड़ता है? तो यह प्रदेश अफगानिस्तान के साइड में गजनी जो क्षेत्र है उसके अधीन हुआ करता था गौर प्रदेश। और वहां पे इसकी जो कार्यभार संभालता था वो महमूद गजनवी संभालता था। यानी महमूद गजनवी के अंतर्गत ही आता था, यानी गजनवी का ही अंतर्गत यह क्षेत्र आता था। तो इस क्षेत्र को गयासुद्दीन के द्वारा, यानी इस क्षेत्र को 1163 ईस्वी में गयासुद्दीन के द्वारा स्वतंत्र किया जाता है। किससे? गजनी साम्राज्य से। और जो इसका दूसरा भाई था जिसका नाम था शिहाबुद्दीन, उसको यहाँ पर सेनापति बना दिया जाता है गयासुद्दीन के द्वारा। यानी ये दो भाई थे, इनके द्वारा इस छोटे से प्रदेश का विस्तार किया जाता है। किस तरह से किया जाता है? तो जो ये गयासुद्दीन था और शिहाबुद्दीन था, इन दोनों के मध्य एक वादा होता है जिसमें गयासुद्दीन को पश्चिमी साइड में पश्चिमी विस्तार किया जाता है और शिहाबुद्दीन के द्वारा पूर्वी विस्तार किया जाता है। यानी इन दोनों के मध्य एक बात होती है और उसमें ये रखते हैं कि तुम तो गौर प्रदेश के पश्चिमी साइड में सीमा विस्तार करोगे और मैं करूंगा पूर्वी साइड में विस्तार। इस तरह से इन दोनों के बीच में वादा होता है और इस तरह से पूर्वी साइड में विस्तार करने के कारण यह भारत पर आक्रमण करता है और यह करता है इस वाले क्षेत्र में। तो इस तरह से इन्होंने भारत पर आक्रमण करने की सोचा। तो यह बात होगी इनके सामान्य परिचय की। अब आते हैं गौर प्रदेश। तो गौर प्रदेश दो बातों के लिए जाना जाता था। एक जाना जाता था अच्छे घोड़ों के लिए, यानी अच्छे घोड़े यहाँ पे प्राप्त होते थे, और दूसरा यहाँ पे लोहे की उपलब्धता थी। यानी लोहे की उपलब्धता के कारण ये प्रदेश जाना जाता था। तो किस तरह से थे? तो यहाँ पे अच्छे घोड़े प्राप्त होते थे किस? गौर प्रदेश में, और लोहे की उपलब्धता थी, जिस कारण से अच्छे घोड़े प्राप्त होने के कारण सैनिक सहायता में घोड़ों की आवश्यकता होती थी, जिस कारण से यहाँ पे घोड़े प्राप्त होते थे। दूसरा यहाँ पे लोहे की उपलब्धता थी अच्छी, जिस कारण से यहाँ पे जो तलवारें वगैरह थी वो अच्छे लोहे की प्राप्त होने के कारण अच्छी तलवारें बनने का प्रयास किया गया। इस तरह से गौर प्रदेश एक समृद्ध साम्राज्य था और किंतु एक छोटा सा प्रदेश था जिसको विस्तार इन दोनों भाइयों के मिलने कर किया जाता है और सैनिक क्षमता को बढ़ाया जाता है। तो इस तरह से इन्होंने अपनी अपनी सेनाएं तैयार की जाती है और भारत की तरफ आक्रमण करने का सोचता है कौन? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, है ना। तो आज उसी के संदर्भ में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहली बात करते हैं इसका कारण क्या था, भारत पर आक्रमण करने का कारण, जिसमें हमने बात की थी किस कारण से इसने भारत पर आक्रमण किया था। तो हम उस कारण को समझेंगे। तो हम बात करेंगे कारण। क्या कारण था जिस कारण से इसने भारत पर आक्रमण किया? कुछ छोटे छोटे कारण हैं। एक कारण तो है कि इसने अपने भाई से किया वादा जो पूर्वी साइड में से विस्तार करना था वो, यानी एक कारण तो हो गया इसका साम्राज्य विस्तार का, कि यह है वो पूर्वी साइड में विस्तार करना चाहता था जिस कारण से इसने भारत पर आक्रमण किया। दूसरा था इसे धन प्राप्ति, यानी दूसरा धन प्राप्ति की लालसा थी इसे, जिस कारण से, और तीसरा इसे अपना धर्म प्रचार करना था, यानी धर्म का प्रसार, यानी धर्म का प्रचार प्रसार करना था। इस तरह से इनकी कुछ कारण है जिस कारण से इसने भारत पर आक्रमण करने की सोची। तो हम बात करते हैं अब इस भारत पर आक्रमण किस तरह से करता है। तो अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि
जो भारत की जिस टाइम पे मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, उस टाइम पे जो भारत की दशा थी यानी भारत की राजनीतिक स्थिति थी वो किस तरह थी। हम इसको एक मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हमें समझने में बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो हम बात करते हैं भारत की राजनीतिक स्थिति किस तरह थी। तो हम एक मैप बना लेते हैं। तो ये है हमारा भारत, ये भारत है। और जिस टाइम पे मोहम्मद गौरी यहाँ पर आक्रमण करता है, तो सबसे पहले आक्रमण करता है यहाँ पे इस क्षेत्र पे जो मुल्तान क्षेत्र है। इसके ही उत्तरी साइड में ये क्षेत्र पड़ता है लाहौर, जो पंजाब वाले क्षेत्र में पड़ता है। और इसके जो दक्षिणी साइड में क्षेत्र पड़ता है सिंध, जहां पे इसने सबसे पहले आक्रमण किया था। और ये तीन है वो इस्लामिक राज्य हैं, यानी ये तीनों राज्य एक इस्लामिक राज्य है। इसके अंदर की साइड ये क्षेत्र पड़ता है दिल्ली, जहां पे पृथ्वीराज चौहान के द्वारा यहाँ पर शासन किया जाता है। और ये अजमेर, इन दोनों क्षेत्रों पर जो शासन करता है वो करता है पृथ्वीराज चौहान, यानी यहाँ पे चौहान वंश का शासन था। इसके इस साइड में ये क्षेत्र पड़ता है, ये चंदेल वंश का था, जहां के राजा परमण दिन देव थे, यानी यहाँ के परमण दिन देव यहाँ पे शासन कर रहे थे। और इसी के इस साइड में जो ये क्षेत्र है गहडवाल, यानी ये क्षेत्र गहडवाल था, यहाँ पे जो शासन कर रहे थे वो जयचंद थे। इसके अलावा इस क्षेत्र में गुजरात वाले क्षेत्र में, गुजरात में शासन कर रहे थे चालुक्य वंश के, जिसका नाम था भीम सेकंड, है ना। इस तरह से इसकी जो राजनीतिक स्थिति वो ये थी। और इन्हीं के संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये हो गई इसकी राजनीतिक स्थिति। तो भारत पर आक्रमण किस तरह से करता है, तो ये मान लीजिए गौर प्रदेश अफगानिस्तान के इस तरफ, और ये मान लीजिए पाकिस्तान वाला क्षेत्र, और इसके ये मान लीजिए अफगानिस्तान वाला क्षेत्र। इसके उत्तरी साइड में प्रदेश पड़ता था गौर प्रदेश, जो गजनी के अंतर्गत आता था। यहाँ पे जो सेनापति के रूप में पद पर नियुक्त था वो था महमूद गौरी, मोहम्मद गौरी यहाँ पे सेनापति था। वो किस कारण से भारत पर आक्रमण करता है, उन कारणों को हमने पढ़ लिया। पहला था उनका विस्तार करना, ये सबसे पहला कारण था इनका भारत पर विस्तार करना, यानी इस तरफ अपनी सीमाओं का विस्तार करना। तो यह इस तरह से भारत में आता है। और यहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है, यानी यहाँ पे एक पर्वत पड़ता है सुलेमान पर्वत, और यहाँ पे एक दर्रा पड़ता है सुलेमान पर्वत के उत्तरी साइड में, जिसे गोमल दर्रा कहा जाता है। उस गोमल दर्रे से ही भारत में जितने भी विदेशी आक्रमण हुए वो इसी क्षेत्र से, यानी इसी गोमल दर्रे से ही भारत में घुसने का प्रयास किया है। और इस तरह से जो मोहम्मद गौरी था वो इस तरह से इसमें प्रवेश करता है और सबसे पहले आक्रमण करता है वह मुल्तान पर। तो मुल्तान पर यह भारत पर सबसे पहले आक्रमण, जब क्वेश्चन आता है कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण मोहम्मद गौरी के द्वारा किस जगह किया गया था, तो वो किया गया था मुल्तान क्षेत्र में। जो यहाँ के शासक थे उस सियामत को मानने वाले थे करमार थी ना। तो इन्होंने 1175 ईस्वी में भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। उसके बाद यह आक्रमण करने के बाद इसको लालसा हो गई भारत पर विजय प्राप्त करने की। और यह इसको सोचने के बाद यह सोचता है कि हम क्यों ना गुजरात पर आक्रमण करें, और यह गुजरात पर आक्रमण करने की सोचता है। तो इस तरह से राजस्थान के जो मरुस्थल है इसको पार करके यहाँ पहुंच जाता है गुजरात वाले क्षेत्र में। गुजरात में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कासहद, यानी एक जगह पड़ती है कासहद। उस कासहद के मैदान में गुजरात के शासक भीम सेकंड के साथ इसका साथ युद्ध होता है। तो ये इससे मरुस्थलीय क्षेत्र को पार करके यहाँ पे पहुंचता है। तो इसकी जो सेना है वो थक जाती है बिल्कुल। यानी आप भी समझ सकते हैं कि इतने बड़े मरुस्थल को पार करके जब वह सेना लड़ने जाएगी तो उसके बाद जो भीम सेकंड है उसके द्वारा इस पर आक्रमण कर दिया जाता है और इसको पराजित कर दिया जाता है। कब किया जाता है, तो 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की पहली हार होती है। समझने का प्रयास कीजिए कि भारत पर गौरी की सबसे पहले हार किस जगह पर हुई थी,
तो कासहद के मैदान में चालुक्य वंश के शासक भीमसेन के द्वारा इसको पराजित किया गया था। तो इस तरह से दो क्वेश्चन हो गए। पहला हो गया कि 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण हुआ था, जो सफल आक्रमण हुआ था किसके द्वारा? गौरी के द्वारा। और किसको पराजित किया गया? मुल्तान के क्षेत्र में इसने आक्रमण किया। दूसरा किया गया इसके द्वारा 1178 ईस्वी में, कहां पे? 1178 ईस्वी में गुजरात के शासक भीमसेन के साथ, जिसे विफलता प्राप्त हुई, यानी विफल, और इसमें सफल हुआ था यह। तीसरा करता है यह आक्रमण इसी क्षेत्र में, यानी यह यहां से वापस चला जाता है, यहां से वापस जाके, और 1169 ईस्वी में इसके द्वारा लाहौर पर, यानी यह सफलता प्राप्त न मिलने के कारण भी यह इसकी लालसा होती है कि इसने भारत पर आक्रमण करने का प्रयास दोबारा करता है। तो यह वापस आता है और 1169 ईस्वी में इसके द्वारा लाहौर पर आक्रमण किया जाता है। तो यह वापस आके और इस तरफ आक्रमण करने की सोचता है, क्योंकि इस तरफ से तो इसको सफलता प्राप्त मिल नहीं सकती थी, क्योंकि इस तरफ तो सागर था और इस तरफ से इसे आक्रमण करने में मरुस्थल था, जिस कारण से इस तरफ से आक्रमण नहीं कर सकता था, जिस कारण से इसने इस तरफ से आक्रमण करने की सोची। तो इसने लाहौर पर आक्रमण किया 1169 ईस्वी में। तो तीसरा आक्रमण हुआ 1169 ईस्वी में, किसके साथ? लाहौर के शासक के साथ, जहां पे जो शासन कर रहे थे वो खुसरो शाह। तो खुसरो शाह को पराजित करके ये यहाँ पर अपना शासन स्थापित करता है। तो इस तरह से इनके 3 आक्रमण हो गए। इसके बाद यह वापस चला जाता है कहां पर? अपने प्रदेश गौर प्रदेश में, और वहां से दोबारा आता है और दोबारा आकर के इसने सिंध प्रदेश को 1186 ईस्वी तक इसने इस देवल बंदरगाह तक को अपने अधीन कर लिया था। यानी जो सिंध प्रदेश को इसने लूट करके, यानी इसको अपने अधीन कर करके यहाँ की जो प्रसिद्ध बंदरगाह था उस तक को इसने अपने अधीन कर लिया था। तो इस तरह से भारत का जो पश्चिमी साइड था उसको, संपूर्ण पश्चिमी साइड को इसने अपने अधीन कर लिया था। उसके बाद यह लाहौर पर जाता है और इसके बाद इसकी सीमाएं है वो यहाँ के शासक पृथ्वीराज चौहान के साथ इसकी सीमाएं मिलती हैं, और यहाँ पर इसने आक्रमण करता है। जो प्रसिद्ध आक्रमण हुआ था, जो पढ़ना हमें आवश्यक बनता है, वो बनता है पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ इसका आक्रमण, जो कब हुआ? 1191 ईस्वी में हुआ। तो इसके बाद यह आक्रमण करता है दिल्ली और अजमेर के यहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है तराइन। तो इसका 1191 में एक आक्रमण होता है जिसे तराइन का युद्ध कहा जाता है। तराइन का फर्स्ट युद्ध 1191 के अंदर किया जाता है, जिसकी युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य 1191 में, जिसे मोहम्मद गौरी को विफलता प्राप्त होती है और पृथ्वी चौहान ने इसको बुरी तरह से पराजित किया था। तो यहाँ पे पराजित होने के बाद यह चला जाता है वापस अपने प्रदेश गौर प्रदेश, और वहां पे जाकर के इसे अपनी सेना को मजबूत किया जाता है और अपनी सेना को बढ़ाया जाता है। उसके बाद ये 1192 ईस्वी में दोबारा वापस आता है। दोबारा वापस आने का कारण कुछ अलग अलग विद्वान अलग अलग बताते हैं। कुछ विद्वान बताते हैं कि यहाँ के शासक गहडवाल वंश के शासक जयचंद है, और जो पृथ्वीराज चौहान है वो आपस में मित्र हुआ करते थे, और इसकी पुत्री थी जयचंद की, वो थी सहयोगिता। तो यह पृथ्वीराज चौहान है वो सहयोगिता के साथ प्रेम वगैरह करते हैं, और इसको साथ इसकी आपस में भिड़ंत हो जाती है, जिस कारण से जो जयचंद है वो इसे दोबारा न्योता देता है भारत पर आक्रमण करने का। तो यह दोबारा भारत पर आक्रमण करता है 1192 ईस्वी में। तो तराइन का दूसरा युद्ध होता है, वो होता है 1192 ईस्वी में। किस किस के मध्य? मोहम्मद गौरी के मध्य और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, जिसे पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया जाता है। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके अपने प्रदेश ले जाता है। कब? 1192 ईस्वी में ही। और इसके साथ एक इसका मित्र और था जिसका नाम है चंद्रवरदाई, उसको भी यह इसके साथ लेके जाता है। यानी जो चंद्रवरदाई था वो पृथ्वीराज चौहान का मित्र था, समझे, और एक तरह से वो लेखक भी था। तो इसके बाद 1192 ईस्वी में इसने तराइन का दूसरा युद्ध किया, जिसका कारण हमने पढ़ लिया किस कारण से किया गया। सहयोगिता के पिता जयचंद ने इसको आमंत्रित करता है यहाँ पर, और इसके जो पूरे राज है पृथ्वीराज चौहान के, जहां से आक्रमण करना था, इनकी जो पूरे भेद है वो दे दिए जयचंद के द्वारा, जिस कारण से इसे पराजित होना पड़ा। इसके बाद
जो मोहम्मद गौरी है उसने इस जयचंद को भी हराया। इससे के बाद इसने आक्रमण किया 1194 ईस्वी में पृथ्वीराज इस जयचंद के साथ। कब किया? 1194 में, जिसे कहा जाता है चंदावर का युद्ध। तो यह याद रखें कि चंदावर का युद्ध किया गया 1194 ईस्वी में। क्यों किया गया? तो पृथ्वीराज चौहान है वो इसका मित्र होने के कारण, इसके भेद मोहम्मद गौरी को देने के कारण मोहम्मद गौरी सोचता है कि जब यह अपने वतन का ही नहीं हो सका तो अपना क्या होगा, जिस कारण से इसे यहाँ पर पराजित किया जाता है 1194 ईस्वी में, जो चंदावर का युद्ध कहलाता है। चंदावर के मैदान में इसको पराजित किया गया था। तो ये ही है, इसमें से जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने कर लिए हैं। तो इसमें से कुछ युद्ध है। पहला है 1175 में इसे सफलता प्राप्त जिसे सफलता प्राप्त हुई थी मुल्तान क्षेत्र में। उसके बाद में 1178 में इसने आक्रमण किया गुजरात पर, जिसे असफलता प्राप्त हुई। यानी पहली असफलता इसकी 1178 ईस्वी में किसके द्वारा? भीम सेकंड के द्वारा इसे पराजित किया गया, वो हुई थी। उसके बाद में 1191 ईस्वी में इसने तराइन का फर्स्ट युद्ध किया और 1192 ईस्वी में तराइन का सेकंड युद्ध किया। उसके बाद में 1194 में चंदावर का युद्ध किया गया, जो गढ़वाल के वंश के शासक जयचंद के साथ इसका आक्रमण हुआ। इस तरह से पूरी कहानी होती है। इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है कभी 15 मार्च 1206 ईस्वी को, जब यहाँ से यहाँ पे आक्रमण करके और इन क्षेत्रों को अपने अधीन करके यह मोहम्मद गौरी है वो अपने प्रदेश गौर प्रदेश चला जाता है। तो ये कुछ कहते हैं कि यहाँ पे जाने के बाद यह अपने साथ पृथ्वीराज चौहान को भी बंदी बनाकर लेके गया था और इस पृथ्वीराज चौहान की आंखों को फोड़ देता है। यह कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की आंखों को फोड़ देता है और उसे अपने पास ले जाकर वहां पे बंदी बना करके वो रखता है। तो एक बार पृथ्वीराज चौहान को तीरंदाज यानी तीर को अंदाज से ही इसी मोहम्मद गौरी पर आक्रमण करता है। तो वो एक कहानी है, बहुत लंबी कहानी है। तो उसके वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे बहुत सारे इसकी कहानी के संदर्भ में। तो इसकी जो मृत्यु होती है 15 मार्च 1206 को। इसके बाद में इसने अपना जो शासन था वो एक अपने पुत्र जिसका नाम था, इसके गुलाम थे, 3 गुलाम थे, जिसमें से एक गुलाम था जिसका नाम था ऐबक, जिसको ऐबक को ये 1206 ईस्वी में यहाँ पे संभाला जाता है, इसके कार्यभार इसको दे जाता है, जिस कारण से इसका जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ध्यान रखिए कि 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई थी, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। और उन गुलाम वंश को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं, सल्तनत काल को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो इस तरह से बने रहिए हमारे YouTube चैनल के ऊपर और पढ़ते रहिएगा।